अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लिया था और अपन ने मिरर के केसेस कर लिए थे, ठीक है। अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसके वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। सपोज करो कि ये हवा है और हवा से अगर लाइट आएगी इधर जाएगी और जाने के बाद में क्या होगा कि जैसे इसके अंदर घुसी तो इसमें घुसने के बाद में क्या होगा कि इसकी स्पीड जो होगी वो बदल जाएगी। इसकी स्पीड बदल जाएगी। इसके स्पीड बदलने की वजह से क्या होगा कि ये थोड़ी सी ऐसे चली जाएगी। मतलब इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, है ना, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ गई, ठीक है ना, अपने रास्ते से ये मुड़ गई। फिर यहां तक पहुंची, यहां तक आई। यहां तक आने के बाद में क्या होगा, वापस से ये दूसरे माध्यम में गई है। तो दूसरे माध्यम में जाने की वजह से फिर से इसकी स्पीड में बदलाव आएगा। अब इसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो फिर से ये मुड़ेगी। बात समझ आ गई क्या? तो लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ी फिर इसको बोलते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। इस वजह से वो मुड़ जाती है, उसकी जो किरण होती है वो मुड़ जाती है। इसको अपवर्तन बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। ये हवा है मान लो, ये हो सकता है मान लो केरोसिन हो, ये मान लो हो सकता है कांच हो। इसमें सबसे बस ज्यादा बैंड होती है राइट। सबसे ज्यादा बैंड कहाँ पे होगी? देखो वैसे तो डायमंड वगैरह है, सॉलिड जितनी भी चीजें होगी उन सब में होता है। लिक्विड फॉर्म के अंदर देखो बैंड उसी में होगी जो गाढ़े होते हैं, इसके परमाणु पास जिसके तेल, जैसे तेल हो गया, घी वगैरह हो गया, ये जो गाढ़े होते हैं ना उनके अंदर ज्यादा बैंड होती है, ठीक है ना। आइए चले, बात समझ आ गई क्या? जैसे रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो लंब है ये एक ही सतह पर बनते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता ऐसे लाइट आई, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे लाइट चली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही सतह पर बनी है। ये क्या है? बोर्ड है। ये क्या है? बोर्ड है। तो जब भी कभी आपको अपवर्तन को समझाना होगा तो आपको कोई 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2D डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। बात सुना रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपतित कोण है I और ये है परावर्तित कोण R, तो साइन I बटा साइन R, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये दो नियम होते हैं। साइन नहीं होता है? साइन का ही क्यों होता है इसको आप आगे जाकर के 12th में प्रूव करोगे। इस नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं।
स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है ये चीज तो इसको साइड में लिख लो कि इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। इसे ना मतलब ये नहीं लिखे और लिख दे स्नेल का नियम लिख दे तो ये साइन आर बटा ये आर। और अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए कि नियम बताओ तो खाली आप इतना मत लिखे आना कि साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, 0 मिलेगा, क्योंकि आप पूरा लिखोगे। क्योंकि साइंस के अंदर सिर्फ खाली इक्वेशन नहीं होती है, पहले उसकी थ्योरी फिर उसकी इक्वेशन। जब आप ये दोनों चीजें लगाते हो तब जाकर के आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। इक्वेशन तो आपके नंबर बढ़ाने का एक जरिया है कि आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। नंबर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा थ्योरी से होती है। आप खाली इक्वेशन लिख के आ जाओ, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इक्वेशन का काम है आपके आंसर में 4 चांद लगा देना और अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने खाली सिर्फ इतना लिख दिया, गलत है। लिखो उसको कि आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। The ratio of sine of I and sine of R कांस्टेंट का is always constant. कांस्टेंट का मतलब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, हमेशा स्थिर रहता है। मतलब कि अगर I की वैल्यू बदल जाएगी तो R की वैल्यू ऑटोमेटिक बदलेगी, आप नहीं बदलोगे। मतलब I की वैल्यू अगर आपने चेंज करी है तो R की वैल्यू अपने आप बदलेगी और इस तरीके से बदलेगी कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। मतलब अगर मान लो ये चीज बढ़ गई, मान लो इसकी वैल्यू 1.5 है, इस स्थिरांक की वैल्यू 1.5 है, और क्या हुआ कि आप लोग सपोज करो, सॉरी एक काम करते हैं, देखो हाँ क्या कह रहा है, देखो आप लोग ऐसे सपोज करो कि इसकी वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ती हुई इसकी भी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये क्या करेगा, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इसकी भी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करेगा, ताकि ये देखो ये बढ़ते ही ये चीज बढ़ जानी चाहिए और ये वाली चीज बढ़ते ही ये वाली चीज घट जानी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है वो विषमानुपाती होता है। विषमानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होनी चाहिए। इस तरीके से ये बढ़ेगी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1.5 ही आएगा, बदल नहीं सकता। मतलब ये कह रहा है कि अगर साइन आई का मान बढ़ जाए, देखो इसको ध्यान से समझो, क्या दिख रहा है आपको, साइन आई समानुपाती है किसके, भाई इसके, ये जो भी स्थिर आया है ना, ये जो भी स्थिर आया है इसको मैं लिख रहा हूं, यूं लिख रहा हूं, इसके क्या है, समानुपाती है। और एक चीज ध्यान से समझो कि जो 1 साइन आर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मतलब ये बढ़ते ही ये चीज कम हो जाती है। तो आ रहा है, जस्ट इसका उल्टा है, देखो ये ध्यान से समझो आप इसको, ये जस्ट इसके सामने है, ये बढ़ते ही ये बढ़ता है। ये आपके 9th में भी बता रखा है आप लोगों को कि ये बढ़ते ही ये चीज बढ़ती है, उसको समानुपाती बोलते हैं। और जैसे ही ये बट्टा में आ जाते हैं फिर ये विषमानुपाती बन जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है। ये बढ़ते ही ये चीज घट जाती है। तो ये चीज को आप इसमें अप्लाई करो कि जैसे ये चीज बढ़ी तो ये भी चीज बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ये इसको बढ़ने नहीं देगा। ये क्या करेगा, अपनी भी वैल्यू को बढ़ाएगा ताकि ये बढ़ती ये चीज कम हो जाएगी वापस। तो दोनों का जो रेशियो है ना वो 1.5 ही रहेगा, बदल नहीं सकता। तो आई कम हो जाएगा है, साइन आर बढ़ेगा। जैसे ही मान लो साइन आर बढ़ा, मान लो कि ये बढ़ गया, तो ये ऐसे कैसे बढ़ा, ये बढ़ा है तभी ये चीज बढ़ी है। जैसे ही मान लो ये चीज बढ़ी, ये बढ़ते ही ये वाली चीज कम होनी चाहिए, और जैसे ये चीज कम होने लगेगी ये इसको और बढ़ा देगा। बराबर रहेगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को देखो कंट्रोल करते हैं।
इसका काम है बढ़ाना और इसका काम है घटाना। जैसे ये बढ़ा, इसको कम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये कम करना जैसे शुरू किया, ये वापस बढ़ाना शुरू करेगा उसको। तो ताकि दोनों का अनुपात है ना वो बराबर 1.5 ही रहे। बात समझ आ रही है क्या? जी सर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बात नहीं है। ये स्नेल का नियम है, ठीक है, स्नेल का नियम है। अब अपन करते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? दर्पण का जस्ट उल्टा है। दर्पण में तो लाइट आर पार नहीं जा सकती थी और लेंस में हमेशा लाइट आर पार ही जाएगी। बात समझ रही है क्या? लेंस में क्या होगा? लाइट हमेशा आर पार ही जाएगी और वो क्या करेगी कि उसको अपवर्तित कर देगी, लाइट को मोड़ देगी, क्योंकि लेंस क्या है? एक दूसरा माध्यम है। जैसे ही लाइट आई दूसरे माध्यम में गई, वो लाइट सीधी मुड़ेगी, लेकिन आर पार जरूर जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल अपवर्तित कर देती है उसको। अब देखो लेंस के लिए, देखो लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल, अवतल इसको बोलते हैं कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। देखो इसको समझो। ये आपको एक गुफा की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे गुफा है, गुफा इधर दिखाई दे रहा है। गुफा के अंदर हम घुसते हैं, ये अवतल है, कॉनकेव है। दूसरा वाला जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग वापस घर पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, अपना अभी चल रही है, ठीक है। तो वीडियो बनाई इसलिए जा रही है ताकि आप लोगों की चांदी चांदी आगे। देखो इसके कुछ नियम देख लेते हैं। देखो ये जो लेंस बना हुआ है ये दो गोलों से मिलके बना हुआ है ना? दो गोलों से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब इसके केंद्र भी दो होंगे, इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी दो होगी, त्रिज्या दो होगी तो इसका फोकस भी दो होंगे, है ना? सर पहली बार फोकस लेंस की परिभाषा बोलना। लेंस की परिभाषा बोलूं, लेंस जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी लिखना जरूरी है। पारदर्शी मतलब लाइट आर पार जाती है, ठीक है ना? लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जो अपवर्तन करवाता है। एक ही कंडीशन होती है पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी माध्यम। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो मिरर बन जाएगा। वो की कांच जो होता है, जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, वो अपारदर्शी होता है। लाइट उसके कभी आर पार नहीं होती, ठीक है ना? मेन कंडीशन है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसका सेंटर ये वो मान लेता हूं, ये C1 किसका है? ये C1 इस वाले घोड़े का है। बता रहेगा? C1 इस वाले घोड़े का है और ये जो F1 है वो इस वाले घोड़े का है। वैसे ही C2 जो है वो इस वाले घोड़े का है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। इसमें भी कुछ नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि अगर लाइट सीधी आती है
तो लाइट सबसे पहले कौन से घोड़े से टकराई है? इस वाले घोड़े से टकराई है। टकराई है क्या? यस सर। तो इस वाले घोड़े का फोकस कहाँ है? इस साइड में। ये रहा। तो लाइट जो होगी वो ऐसे जाएगी। ठीक है ना? समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और एक मान लो अगर ये वाला लेंस होता तो इस साइड अपोजिट होती है इसमें। इसमें क्या होगा देखो, सब देखो इसका C1 इधर है, F1 इधर है, F2 इधर है, C2 इधर है। जैसे ही लाइट यहाँ से सीधी आती तो अब सबसे पहले लाइट कौन से घोड़े के ऊपर टकराई है? सबसे पहले जो लाइट है वो कौन से वाले घोड़े के ऊपर टकराई है? सबसे पहले लाइट कौन से वाले घोड़े पे टकराई है? इस वाले पे टकराई है। इसका टकराने के बाद अब ये कहां से होके जाएगी? ये यहां से होके जाएगी। बात समझ आ रही है? लेकिन लाइट हमेशा आर पार निकलती है। लाइट हमेशा आर पार निकलती है, इसीलिए क्या होगा कि ये लाइट इसके सीधे में जाएगी और ये वाली दो चीजें जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? हैं? बोलो। क्या चीज? ये वाला। सबसे पहले लाइट कौन से घोड़े के फर्स्ट वाले। जो फर्स्ट वाले पे टकराई तो इसका फोकस कहाँ है? F1 है तो F1 से होकर चाहिए। लेकिन चूंकि लाइट जो होती है लेंस के आर पार निकलती है हमेशा। लेंस के हमेशा लाइट आर पार निकलती है, इसीलिए इधर तो आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए इसको डैश डैश करके दिखाया और इसके जस्ट सीधे में लाइट को निकाल दिया। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब मान लो कि अगर ये दूसरा नियम है, जो लाइट आती है वो सीधी ऐसे निकल जाती है, सीधी स्ट्रेट निकल जाती है, जो वो सीधा होगा ठीक है ना? और जैसे ही इस वाले लाइन से आती है, ठीक है ना? और ये लाइट जो होती है ये भी ऐसी निकल लाइट ये ले गया, समझ आ गया? ये हो गए सारे के सारे लेंस के केसों के रूल। अब कल हम लोग लेंस के केसेस सीखेंगे, ठीक है ना? आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी ये रूल नहीं पूछेंगे, लेकिन जो केसेस आएंगे वो इन्हीं रूल से बनेंगे। कल हम इनके केसेस करने वाले हैं, ठीक है ना? सर अब सारी अभी